यस। हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, वी आर डूइंग द लेक्चर सीरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा ओवर। तो कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट रहता है किसी रिएक्शन के रेट पर। तो बच्चे, सबसे पहले तो आपको कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कैटालिस्ट होता क्या है। कैटालिस्ट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस। कैटालिस्ट एक वो सब्सटेंस है दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कैटालिस्ट एक वो सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन का रेट बढ़ा भी सकता है। इट कैन आइदर इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, पर खुद ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। एंड में हमें वैसे का वैसा रिकवर हो जाता है जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको डाला था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं कैटालिस्ट। यस बच्चे, तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है कि कैटालिस्ट इज डिफाइंड एज ए केमिकल सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो कौन सा कैटालिस्ट रेट को बढ़ाएगा, कौन सा कैटालिस्ट रेट को कम करेगा, उसके बेसिस पर कैटालिस्ट दो टाइप्स के होते हैं, आपने याद रखना है। कैटालिस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ए कैटालिस्ट कैन बी ए पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड ए कैटालिस्ट कैन बी ए नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट। और आपको ये याद रखना है बच्चे कि जो पॉजिटिव कैटालिस्ट है वो पॉजिटिव काम करता है, मतलब इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। पॉजिटिव कैटालिस्ट एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्शन की, उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। एंड नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा? नेगेटिव कैटालिस्ट इसके ऑपोजिट काम करेगा। वो एक केमिकल रिएक्शन के रेट को कम कर देगा, वो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कम कर देगा। तो अब हमने डिटेल में यही देखना है, इन्फ्लुएंस ऑफ ए पॉजिटिव कैटालिस्ट। हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर कर लेता हूं मैं कोई भी। उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम पॉजिटिव कैटालिस्ट का कैसे इन्फ्लुएंस रहता है वो देख लेते हैं। देन वी विल सी कि नेगेटिव कैटालिस्ट का कैसे इन्फ्लुएंस रहता है वो देख लेंगे। तो चलो हम देखते हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर सबसे पहले पॉजिटिव कैटालिस्ट का इन्फ्लुएंस कैसे रहता है, बिकॉज वो रेट को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है? यस बच्चे, तो मैं एक पॉजिटिव कैटालिस्ट का इन्फ्लुएंस देख रहा हूं ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। तो रिएक्टेंट्स मान लीजिए दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स ई आर। तो रिएक्टेंट्स आपको पता है कि प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे थ्रू ए पर्टिकुलर पाथवे, और ये मान लो ईपी दैट इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। और आपको ये भी पता है कि दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तभी प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकते हैं कि जब उनकी एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी के हो जाए। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए ईए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल कर देगी, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, ये माउंटेन है जो उसको क्लाइंब कर सकते हैं और वो आगे इधर प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकते हैं। बट अब आपने क्या किया? अब आपने जैसे ही बच्चे एक पॉजिटिव कैटालिस्ट इस रिएक्शन में इंट्रोड्यूस किया, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन वो डिक्रीज कर देता है। वो एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए। और वो अल्टरनेटिव पाथ कौन सा पाथ होता है? वो
कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ होता है वो पाथ होता है जहां एक्टिवेशन एनर्जी की कम जरूरत है, या ये बोल दो कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो चाहिए एक बैरियर पास करने के लिए, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर देता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो मतलब पहले पाथवे ये था, रिएक्टेंट्स इस पाथवे के दौरान प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल कौन कर रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी। पर जैसे ही आपने एक पॉजिटिव कैटालिस्ट इंट्रोड्यूस किया तो रिएक्टेंट्स इस पाथवे के द्वारा प्रोडक्ट्स में चेंज होने लगे। सो दिस इज द सेकंड पाथवे, दिस इज द सेकंड पाथवे, दैट वाज द फर्स्ट पाथवे। तो ये पाथवे क्यों चुना, बिकॉज रिएक्टेंट्स को एक अल्टरनेटिव पाथ दे दिया ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, किसने, पॉजिटिव कैटालिस्ट ने। अब आप देख सकते हो कि अब थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी जो E' है, अब एक्टिवेशन एनर्जी भी रिएक्टेंट्स को कम चाहिए। आपको क्लियरली ग्राफ से आइडिया हो रहा है कि जो नई एक्टिवेशन एनर्जी अब चाहिए E' दैट इज लेस देन EA। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट्स को कम चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे विल क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर। जो छोटा एनर्जी बैरियर है वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी और रेट ऑफ द रिएक्शन अपने आप फास्ट हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट का सिंपल काम क्या है बच्चों, कि जो एनर्जी बैरियर है उसको कम कर देता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए उसको कम कर देता है। तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्लाइंब करने लगते हैं छोटे वाले माउंटेन को, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्लाइंब करने लगते हैं एनर्जी बैरियर को, सरपास करने लगते हैं एनर्जी बैरियर को। ऐसे ही रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पॉजिटिव कैटालिस्ट। ऐसे पॉजिटिव कैटालिस्ट काम करता है। आगे हम देख लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव कैटालिस्ट। अब नेगेटिव कैटालिस्ट अपना रोल कैसे प्ले करेगा वो भी देख लेते हैं। अब नेगेटिव कैटालिस्ट का बच्चे काम क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट का काम है कि रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लो कर देना, डिक्रीज कर देना। जो पहले रेट ऑफ रिएक्शन था उसको भी उसने कम कर देना है। इसका मतलब उसने एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ा देनी है ताकि थोड़े से थोड़े रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही उस माउंटेन को सरपास कर पाए, क्लाइंब कर पाए, जो उस एनर्जी बैरियर के पार जा पाए। तो नेगेटिव कैटालिस्ट का काम उल्टा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो बढ़ाएगा। जैसे पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा था, माउंटेन को छोटा कर रहा था, नेगेटिव कैटालिस्ट माउंटेन को बड़ा करेगा। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ग्राफ लिखता हूं। वैसे ही एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस साइड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, इस साइड एनर्जी है। तो जब कोई कैटालिस्ट नहीं था बच्चे, इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, दैट वाज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, और उन रिएक्टेंट्स को ये वाला माउंटेन क्लाइंब करना था इन ऑर्डर टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं कर रहा हूं। सो दैट वाज द कर्व, that was the energy barrier in the absence of the any catalyst, in the absence of any catalyst। तो इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए थी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल कौन लेकर जाएगा, जो हम बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। EA हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी थी। सो दैट वाज द होल थिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट। पर जब आपने एक नेगेटिव कैटालिस्ट अब ऐड किया, तो नेगेटिव कैटालिस्ट का काम क्या है, नेगेटिव कैटालिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा। अब जो अल्टरनेट पाथ होगा दैट विल बी ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब वो अल्टरनेटिव पाथ का माउंटेन इससे भी बड़ा होगा। तो इट विल प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ लाइक दिस, ऐसे। सो इट विल प्रोवाइड सच एन अल्टरनेटिव पाथ। तो अब आप देखो कि इस अल्टरनेटिव पाथ में आप देख सकते हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बढ़ गई है
और एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है। पहले सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, अब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। पहले सिर्फ इतनी चाहिए थी, अब इतनी लगेगी। तो ई डैश ए है, एक्टिवेशन एनर्जी है ई डैश ए, वो ज्यादा हो गई है जब एब्सेंस, कैटालिस्ट की एब्सेंस थी उस एक्टिवेशन एनर्जी से। तो यहां पर ई डैश ए इज ग्रेटर देन ई ए। तो उसने अल्टरनेटिव पाथ तो प्रोवाइड किया कैटालिस्ट ने, पर जो नेगेटिव कैटालिस्ट ने पाथ प्रोवाइड किया दैट वाज ऑफ हाई और हायर एक्टिवेशन एनर्जी, हायर एक्टिवेशन एनर्जी का था। तो अब तो माउंटेन और भी बड़ा हो गया। अगर माउंटेन और भी बड़ा हो गया तो पहले ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बड़ी मुश्किल से उसको क्लाइंब कर रहे थे जो पहले वाला माउंटेन था, अब तो माउंटेन और भी बड़ा हो गया है। तो बिकॉज अल्टरनेटिव पाथ है जो, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और भी ज्यादा है, तो और अब थोड़े नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस बैरियर को, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और रेट ऑफ द रिएक्शन पहले से स्लो हो जाएगा। तो नेगेटिव कैटालिस्ट का काम ये होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ा देता है और एक पॉजिटिव कैटालिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर देता है। इसीलिए जब कम करता था पॉजिटिव कैटालिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। नेगेटिव कैटालिस्ट जब उसको बढ़ाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को, तो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा। इसके बाद छोटी सी एक डेरिवेशन है, वो साथ में इसके ही देखते हैं। हाँ बच्चे, हमने आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी है, हम आर्हीनियस इक्वेशन पढ़कर आए हैं। वो आर्हीनियस इक्वेशन हमें क्या दे रही है, किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के बीच हमें रिलेशनशिप दे रही है आर्हीनियस इक्वेशन। उसको मैं फिर लिखता हूं दोबारा से, रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन के दैट इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सो दैट वाज द आर्हीनियस इक्वेशन, जो किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ई, इसके बीच मुझे रिलेशन दे रही है। हियर ए इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आर्हीनियस कांस्टेंट। अब किसी रिएक्शन में अगर प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, अगर किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट की प्रेजेंस है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज तो होगी, हो सकती है अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, अगर नेगेटिव कैटालिस्ट हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और रेट कांस्टेंट भी चेंज करेगा उस रिएक्शन का। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, उस रिएक्शन में जब कैटालिस्ट की प्रेजेंस होगी तो मैं रेट कांस्टेंट Kp, जब Kp क्या बता रहा है, रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये बन जाएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये बन जाएगी ए ई रेज पावर माइनस ई पी अपॉन आर टी। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज कर जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। वो डिपेंड करता है कैटालिस्ट कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आ गई बच्चे इक्वेशन नंबर 2। और जब कैटालिस्ट की एब्सेंस थी, मतलब कोई भी कैटालिस्ट नहीं था, तो उसको मैं के ए लिख सकता हूं, रेट कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। इस यही इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूं, तो दैट विल बी ए ई रेज पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी लिख सकता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट अपॉन आर टी। तो इक्वेशन नंबर ये मेरी बन गई 3। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट वर्सेस एक्टिवेशन एनर्जी इक्वेशन बन गई आर्हीनियस इक्वेशन से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा Kp अपॉन के ए ई रेज पावर माइनस ई पी अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय ए ई रेज पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए से ए हो जाएगा बच्चों कट, ई रेज पावर माइनस ई पी अपॉन आर टी, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई ई रेज पावर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी, दैट इज के पी अपॉन के ए हो जाएगा जी। इतना आगे सॉल्व करूंगा, बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएगी, ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस ई पी प्लस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा जी। या इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं, ई रेज पावर
ई ए माइनस ई पी अपॉन आर टी लिख सकता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट ई ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। फर्दर सॉल्व करने पर मैं क्या देखता हूं जी, ये बन गया ई ए माइनस ई पी को मैं डिफरेंस बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जीज को डेल्टा ई लिख लूं। दैट विल बिकम के पी अपॉन के ए इज इक्वल टू ई रेज पावर डेल्टा ई अपॉन आर टी बन गया। टेकिंग एक्सपोनेंशियल लॉग बोथ द साइड्स, लॉग ई के पी अपॉन के ए रेज पावर डेल्टा ई अपॉन आर टी लॉग ई, तो ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन आर टी सिंपली। ठीक है जी, यहां से के पी अपॉन के ए ये बन जाएगा लॉग ई, एंटी लॉग ही लिख दो इसको, एंटी लॉग ई डेल्टा ई अपॉन आर टी लिख सकता हूं जी, एंटी लॉग ई डेल्टा ई अपॉन आर टी। तो ये बन गया बच्चों, बस अब इसको फिनिश करने वाले हैं हम। तो के पी अपॉन के ए रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। एंटी लॉग ई को मैं सिंपल लॉग में चेंज करूंगा, तो नीचे अब डाउन साइड 2.3 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी एंटी लॉग डेल्टा ई अपॉन 2.3 और 3 इंटू आर टी। तो ये आ गई आपकी बेसिक इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये हमने कहां से डिराइव किया? फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन, ये हमने डिराइव किया। तो बच्चे यहां ये टॉपिक आपका खत्म होता है।